दोस्तों आज हम जिस केस पर बात करने जा रहे हैं वो इस कदर पेचीदा हो गया है कि उसकी हर पेशरफ्त केस को एक नया रुख दे रही है। भले ही केस का प्राइम सस्पेक्ट हवालात के अंदर है, लेकिन ये केस जंगल की आग की तरह बड़े बड़े लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, ये मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े एक खतरनाक ड्रग कार्टेल का केस है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मुस्तफ़ा आमिर केस के भी उन पहलुओं पर जरूर बात करेंगे जो हमारी पिछली वीडियो में रह गए थे। और इसी वीडियो में हम बेबाक तरीके से आज आपको कुछ ऐसे कराची के इंस्टीट्यूशंस के नाम बताएंगे जहां पर ड्रग कल्चर अब आम हो चुका है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। होराइजन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। 6 जनवरी 2024 यानी कि मुस्तफ़ा आमिर के गायब होने से ठीक एक साल पहले हैरत अंगेज तौर पर सेम उसी दिन कराची के एंटी नार्कोटिक कोर्ट का मंजर, जहां मुस्तफ़ा आमिर एक ड्रग रिलेटेड केस में पेश किया जाता है। मुस्तफ़ा अपनी सफाई में बयान देता है और बेल पर रिहा हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके नाम के अरेस्ट वारंट 22 फरवरी 2024 तक जारी रहते हैं। दोस्तों इस केस की एक हिला देने वाली पेशरफ्त ये भी है कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर के गायब होने से कुछ घंटे पहले ही इस केस से मुस्तफ़ा का नाम हटाया गया था। वहीं दूसरी जानिब अरमगान ने जिस रात मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद किया था, उस रात मुस्तफ़ा अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ वहां एक लड़की भी थी जो अरमगान के तशद्दुद का निशाना बनी थी। और इस केस की दूसरी पेशरफ्त ये है कि पुलिस ने अब उस लड़की का भी पता लगा लिया है। अलबत्ता नए साल की रात अरमगान ने जो अपने घर पर पार्टी रखी थी उसमें भले ही मुस्तफ़ा शामिल नहीं था, लेकिन उससे एक दिन पहले एक लड़की अरमगान के घर जरूर आई थी। वाज़ेह रहे दोस्तों कि न्यू ईयर नाइट से एक दिन पहले भी इस केस के तमाम ही मेन किरदार अरमगान के घर जमा हुए थे और वहां जब एक लड़ाई का समा बना तो वो लड़की वहां से चली गई। लेकिन फिर 5 जनवरी 2025 को अरमगान ने उस लड़की को और अपने बचपन के दोस्त शिराज बुखारी को दोबारा बुलाया। ऐसा लगता है जैसे अरमगान के दिल में अब तक वो बात थी जो न्यू ईयर नाइट से एक दिन पहले इनके दरमियान हुई थी और अब वो छोटी सी इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था जिसमें शायद उस वक्त उसने शिकस्त खाई हो, क्योंकि अरमगान को लाजवाब करके जहां एक तरफ वो लड़की वहां से चली गई थी तो दूसरी जानिब मुस्तफ़ा भी अगले दिन न्यू ईयर नाइट की पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। अरमगान ने इस बार उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया बल्कि सीधा उस लड़की पर आयरन रॉड से तशद्दुद शुरू कर दिया। उसके बाद अरमगान ने उस लड़की को एक ऑनलाइन कैब मंगवा कर दी और जहां उसे एक तरफ इलाज करवाने की हिदायत दी तो दूसरी जानिब उसे बंदूक दिखाकर ये धमकी भी दी कि वो ये बात किसी और को हरगिज न बताए। अब अरमगान ने दूसरे बदले की तैयारी की और 6 जनवरी की शाम तकरीबन 6:30 बजे जो कुछ भी हुआ वो सब आप जान सकते हैं हमारी पिछली वाली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जहां एक तरफ इस केस में ये खतरनाक जुल्म की दास्तान एक मुजरिम के लिए इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, वहीं इस केस में एक नया पहलू ऐसा आया जो आजादी और लिबरलिज्म जैसे अल्फाज को अब बाकायदा शर्मिंदा करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस केस से मुताल्लिक जितना भी कुछ सामने आया है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये कहानी पैसा, नशा और प्यार के गिर्द घूमती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले इसमें कसूर नशे का है। जियो न्यूज के मुताबिक 2019 से लेकर अब तक अरमगान के खिलाफ तकरीबन 11 दूसरे केसेस भी दर्ज हुए हैं, जैसे कि उसने 2019 में एक शख्स को धमकाने का केस कॉम्प्रोमाइज से खत्म करवाया। यही नहीं दोस्तों, बल्कि दरख्शा और गिजरी पुलिस स्टेशन में हवाई फायरिंग, फ्रॉड और यहाँ तक कि किडनैपिंग तक का केस अरमगान के खिलाफ दर्ज हो चुका था। यही नहीं दोस्तों, बल्कि उसके खिलाफ इलीगल वेपन्स रखने और ड्रग ट्रैफिकिंग से मुतालिक भी संगीन केसेस मौजूद हैं। अगर अब देखा जाए दोस्तों तो इस कहानी का असली ट्विस्ट भी इसी वाकये के साथ आया था जब एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने 8 फरवरी को अरमगान के घर रेड की थी। अदालती प्रोसेस से तो आप हमारी पिछली वीडियो में ही वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन अहम पेशरफ्त ये है दोस्तों कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अरमगान के फिजिकल रिमांड में 10 मार्च तक की तौसीह दे दी है, क्योंकि जाहिर है अब अरमगान ने जब मुंह खोल ही दिया है तो उसके मुंह से ऐसे बेशुमार राज उगले जा रहे हैं जो कराची में काम कर रही एक इंतहाई खतरनाक ड्रग कार्टेल के मुंह से अब नकाब खींच रहे हैं। एटीसी का कहना है कि अरमगान से इलीगल कॉल सेंटर और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछने की जरूरत है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जब अरमगान के बयान पर साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को अरेस्ट किया गया तो केस ने एक इंतहाई गहरे सच से पर्दा हटा दिया। वो उन्होंने मेरे से जो भी बरामद किया उसके बाद ही बरामद किया, तो दैट्स माय डिफेंस, तो आई डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम। उसके अलावा दूसरे जो केस में द रियल रीजन दे केम टू पिक मी अप, दे फाउंड मी कंप्लीटली इनोसेंट ऑफ दैट।
तो दोस्तों जैसे जैसे तहकीकात गहराई तक पहुंच रही थी, आखिरकार यह हिला देने वाला सच भी सामने आ गया कि कराची के अंदर एक निहायत ही खतरनाक किस्म की ड्रग कार्टेल काम कर रही है। और इस ड्रग कार्टेल का शिकार कोई और नहीं बल्कि असरदार घरानों के नौजवान हो रहे हैं। ये माफिया सिर्फ सड़कों या गली मोहल्लों तक महसूर नहीं है दोस्तों, बल्कि डार्क वेब और सोशल मीडिया एप्स के जरिए अपना जाल फैला चुकी है। 5 मार्च 2025 की अगर जियो न्यूज की इस रिपोर्ट पर नजर डालें तो कराची का ये खतरनाक ड्रग कार्टेल 3 किस्म की वीड अमेरिका से मंगवाकर कराची भर में फरोख्त कर रहा है। नंबर 1 जंगल बॉय, जो कि 15,000 पर ग्राम के साथ सबसे महंगा फरोख्त किया जाता है। उसके बाद आता है जलेटो, जिसका 1 ग्राम की कीमत तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और उसके बाद बारी आती है पामेला की, जो इन मंशियात फरोशों के पास है तो सबसे सस्ता आइटम, लेकिन इसका भी पर ग्राम 10,000 रुपए का होता है। और अगर यहाँ इन नामों को लेने में मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला हुआ हो तो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद ड्रग्स यूज नहीं करता। वैसे दोस्तों अगर गौर करें तो ये बात किसी और शहर की नहीं है, बल्कि आपके और मेरे अपने प्यारे कराची की हो रही है, जहां पहले कोलंबिया और कैलिफोर्निया से बाकायदा गैर कानूनी तौर पर बड़ी मिकदार में वीड न सिर्फ मंगवाई जाती है, बल्कि कराची की नौजवान नस्लों को फरोख्त करके ये कार्टेल करोड़ों से अरबों के गेम में घुस चुकी है। इन कार्टेल्स के तो रूट्स भी डिफाइन हैं, जिसमें कुछ कोरियर कंपनीज भी शामिल हैं जो नशा आवर अशिया को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाती हैं। अब क्या दरख्शा और क्या बोर्ड बेसन का थाना, ये तो उस रैकेट की पोल पट्टी खुल चुकी है जो कि कानून की ठीक नाक के नीचे बैठकर बहुत ही सुकून से अपने ऑपरेशंस को रन कर रहा है। दोस्तों तहकीकात के मुताबिक कराची का ये पूरा ड्रग्स का बाजार सिर्फ 3 अफराद के हाथ में था, मगर जब मुस्तफा का कत्ल सामने आया तो इनमें से 2 माफिया बॉस मफरूर हो गए और तीसरा पुलिस की गिरफ्त में है। और वो तीसरा कौन है ये आप गेस कर सकते हैं। मगर अब सवाल ये है कि क्या ये ड्रग कार्टेल हमेशा के लिए अब बंद हो गए हैं? दोस्तों CIA के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मुकद्दस हैदर का तो कहना है कि आपको अब किसी भी जगह से वीड नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके मुताबिक जब इस केस में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ी और गिरफ्तारियां हुई तो ऐसा समझ लीजिए कि बोनस के तौर पर पुलिस के हाथ ये कार्टेल लग गया। और अब CIA के मुताबिक इस ड्रग कार्टेल का पूरा सिस्टम हिल चुका है, सप्लाई रुक गई है। और तो और इनका ये भी कहना है दोस्तों कि अगर कहीं वीड बिक भी रही है तो अब सिर्फ सीक्रेट सर्कल्स की हद तक ही महदूद है, वो भी आसमान छूने वाले रेट्स पर। दोस्तों दरअसल इस कहानी में ट्विस्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी कहानी ही लातादाद ट्विस्ट से भरी हुई है। और जाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि इस सब के पीछे ड्रग सप्लाई का एक बड़ा रैकेट और उनकी कमाई हुई काली दौलत का बहुत बड़ा जोर है। दोस्तों कुछ भी कहें, लेकिन हमारा आज का पाकिस्तान और खास तौर पर शहर कराची अब 2 एक्सट्रीम सोचों के दरमियान बट चुका है। या तो लोग लिबरलिज्म के नाम पर नशे, अय्याशी और क्राइम को अपना हक समझने लगे हैं, या फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जैसे कंजर्वेटिव सोच में इतने अंदर चले जाते हैं कि हर छोटी चीज को हराम कहने लगते हैं। क्या आजकल जो हमारी सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग नशे की आजादी को लिबरलिज्म कहते हैं, उन्हें लिबरलिज्म की तारीफ भी पता है? यकीनन नहीं पता होगी। और यकीन जानिए लिबरलिज्म सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। मगर अफसोस के साथ हमारी सोसाइटी के कुछ नाम नेहाद एजुकेटेड लोग इसे जरूरत से ज्यादा आजादी भी समझते हैं। ये दरअसल लिबरलिज्म नहीं बल्कि सरासर जहालत है। और एक कड़वा सच ये भी है दोस्तों, लोग लिबरल होने की बात करते हैं और बड़े ही मजे से इस तमाम अय्याशी और नशेबाजी को लिबरलिज्म के पर्दे के पीछे छुपाने लगते हैं। लेकिन लिबरलिज्म का मतलब अगर आजादी है तो साथ ही ऐसी आजादी भी है जिससे किसी के हुकूक पामाल ना हो, जिससे सोसाइटी के किसी भी दूसरे फर्द को तकलीफ ना पहुंचे। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो अगर आपको ये लगता है कि कराची सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रीट क्राइम का मरकज है, तो दोस्तों आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज का कराची दुनिया के टॉप 15 ड्रग अफेक्टेड शहरों में शुमार होता है और साउथ एशिया में हम अफसोस के साथ सेकंड अफेक्टेड सिटी बन चुके हैं। अब ये रैंकिंग सिर्फ लिबरलिज्म और कंजर्वेटिव होने की बहस तक महदूद नहीं है, बल्कि सीधा सीधा वॉर ऑन ड्रग पर जोर दे रही है। हमारे हुक्मरान बड़े ही मजे से वॉर ऑन टेरर की तो बात कर देते हैं, लेकिन वॉर ऑन ड्रग्स का क्या? आज कराची के हर पुल के नीचे आपको कुछ लोग घेरा बनाए और सर पर कपड़ा ढांपे नशा करते दिखाई देंगे। क्या हुकूमत अब वाकई अंधी हो गई है? क्या आप जानते हैं कि कराची में डेली तकरीबन $2 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 56 करोड़ रुपए की ड्रग्स बिकती है। अब एलीट सोसाइटी से लेकर स्टूडेंट्स तक, और माजरत के साथ स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक, हर
दूसरे मोहल्ले, हर तीसरे होटल और हर चौथे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अब ये ड्रग अब्यूज बाकायदा आम हो चुका है। माजरत के साथ दोस्तों, अब हर ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्लास में कोई ना कोई तालिब इल्म ऐसा जरूर होता है जो ड्रग लेकर अपना लेक्चर लेने आया हो, और उस्ताज़ा उन्हें तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि हमारे तालीमी इदारों से लेकर टीचर्स तक सबको ही फकत पैसों से गर्ज है। अब आप खुद ही बताएं, कराची का कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी तलबा की पर्सनल ग्रूमिंग पर जोर देती है? चाहे किसी तालिब इल्म का मवाली हुलिया हो या नशई रवैया हो, हमारे ये नाम नेहाद तालीमी इदारे तो बस नोट सीधे करते दिखाई देते हैं। क्या आप इसे लिबरलिज्म कहेंगे कि धुत होकर नशे करो, रात को पार्टियां करो, और अगर किसी पर गुस्सा आ जाए तो उस बेचारे को इतना मारो कि लहू लुहान कर दो और आधी रात को जिंदा गाड़ी के साथ जला दो? लिबरलिज्म की आड़ में ये वहशी किस्म की ड्रग्स कहीं और नहीं दोस्तों, बल्कि सोशल मीडिया और डार्क वेब पर ओपनली बिक रही हैं। जहां एक तरफ इन ड्रग्स को कराची में फैलाने के लिए स्नैपचैट का इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरी तरफ साहिर हसन जैसे बड़े डीलर्स महीने का तकरीबन 6 पाउंड्स ड्रग्स फरोख्त करके 63 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। नतीजा, कराची की 45% यूथ किसी न किसी फॉर्म में ड्रग्स कंज्यूम कर रही है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हमारा मुस्तकबिल तस्वुर किए जाते हैं, वही मुस्तकबिल हर 5 में से 1 ड्रग अब्यूज कर रहा है। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि अगर अगले 10 सालों में ये रेशो ऐसे ही बढ़ता रहा तो कराची की यूथ एक लॉस्ट जनरेशन बन जाएगी, यानी कि एक ऐसी खोई हुई नौजवान नस्ल जो या तो मुंह खोले आसमान की तरफ देखती रहेगी या तो अरमगान की ही तरह ऐसे खतरनाक जुर्म किया करेगी। अगर हमने अब भी इस मसले को नजरअंदाज कर दिया तो कराची का मुस्तकबिल मैक्सिको और कोलंबिया के कैपिटल बोगोटा जैसा हो जाएगा, जहां ड्रग माफियाज हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। जिसे दिल चाहता है उठाते हैं, जिसे दिल चाहता है नचाते हैं, और जिसे दिल चाहता है काट कर फेंक देते हैं। अगर अब आप वाकई उन तालीमी इदारों का नाम जानना चाहते हैं जहां नशा तकरीबन आम हो चुका है, तो ये कड़वा जरूर है, लेकिन सच है कि हमारे शहर कराची का अब कोई भी तालीमी इदारा नशे की वबा से पाक नहीं रहा। बस ये समझ लीजिए कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे, आपकी बहन, भाई और कजन तालीम हासिल कर रहे हैं, अब अफसोस के साथ उन तमाम ही इदारों में ड्रग अब्यूज का अपना ही एक कल्चर परवान चढ़ रहा है। तो मेरे दोस्तों, अगर असल लिबरलिज्म अपनाना है तो नशा, नंगपन दोनों से निकलकर बैलेंस रहकर अपनी आज़ादी को बेहतर चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना होगा। याद रखिए, अगर मैक्सिको सिटी और बोगोटा की तरह कराची भी नशे और क्राइम का गढ़ बन गया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एलीट और पॉलिटिशियंस ही बचेंगे। आप और मुझ जैसे आम लोग इसी तरह की आग में जलकर खत्म हो जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने होराइजन टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।